बीएससी नर्सिंग करने के साथ साथ सोचा था नीट क्रैक करने के लिए, लेकिन बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के बाद आपको ये पता चले कि आपको एक बॉन्ड साइन करना है, जिसे साइन करने के बाद अगर आप कोर्स को बीच में छोड़ते हो या डिसकंटिन्यू करते हो तो उसके लिए आपको वेरियस टाइप्स के पेनल्टीज पे करनी होगी। तो ऐसी सिचुएशन में तो आपके करियर की प्लेन उड़ान भरने के पहले ही क्रैश हो जाएगी। हाय एवरीवन, दिस इज़ मी आकृति सिंह एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएससी नर्सिंग कॉलेज में कोर्स लेफ्ट करने के लिए क्या बॉन्ड होता है और अगर आप अपना कोर्स बीच में डिसकंटिन्यू करते हैं तो किस टाइप से आपको पेनल्टी पे करनी होगी या फिर कोर्स को डिसकंटिन्यू करने का क्या प्रोसेस होगा। तो एक बात मैं क्लियर कर दूं, अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इट मीन्स दैट कि आपने बीएससी नर्सिंग कोर्स को एज अ कंप्लीट करियर ऑप्शन या फिर लास्ट करियर ऑप्शन अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। आपके माइंड में ज़रूर चल रहा है कि आप इसको एज अ बैकअप प्लान रख रहे हो और आपका जो मेन गोल है, मेन एम है वो कुछ और है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बहुत सारे बच्चों का ये ड्रीम होता है कि बीएससी नर्सिंग को एज अ बैकअप प्लान रखते हैं और साथ ही साथ नीट की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखते हैं। तो उन बच्चों के लिए ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाला है, क्योंकि सीट लिविंग बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नर्सिंग कॉलेज में सीट लिविंग बॉन्ड क्या होता है, चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो आप जब बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आप डिफरेंट प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस होता है। कुछ बच्चे होंगे जो अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में स्टेट लेवल का एग्जाम दिए होंगे, जैसे कि वेरियस स्टेट्स डिफरेंट टाइप्स के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। उसके बाद आपका रिजल्ट आया होगा, फिर आप काउंसलिंग में अपीयर हुए होंगे, देन आपने कॉलेजेस चूज़ किए होंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट हुआ होगा, देन इस तरीके से आपने रिपोर्ट किया होगा कॉलेज में, फिर वहाँ पे आपका एडमिशन हुआ होगा। कुछ बच्चों ने इस तरीके से एडमिशन लिया होगा, वहीं कुछ बच्चों ने डायरेक्टली किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए अपीयर हुए होंगे, वो उन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया होगा, उसके बाद उस यूनिवर्सिटी में उनका डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस हुआ होगा। तो आप किसी भी एडमिशन प्रोसेस के थ्रू बीएससी नर्सिंग कॉलेज में एनरोल हुए होंगे, बट अगर आपका कॉलेज आईएनसी रजिस्टर्ड है तो एक बेसिक क्राइटेरिया होता है सीट लिविंग बॉन्ड का, जो जनरली हर एक आईएनसी रजिस्टर्ड नर्सिंग कॉलेज फॉलो करता है। ये बॉन्ड या फिर मैं कहूँ कि ये जो सीट लिविंग बॉन्ड है वो कॉलेज टू कॉलेज कुछ पॉइंट्स पे वैरी कर सकता है, बट जनरली ये सिमिलर ही होता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल आपको अपने एडमिशन प्रोसेस और अपने सीट लिविंग बॉन्ड के बारे में को रेफरेंस मान के अगर मैं आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस करूँ तो मेरे केस में क्या हुआ था कि पहले मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दिया था, दैट इज़ सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ था हमारी यूनिवर्सिटी का, अभी प्रेजेंट टाइम में मैं जिस यूनिवर्सिटी में हूँ। फिर वहाँ पे बीएससी नर्सिंग का जब लिस्ट आई थी तो उसमें मेरी जो भी रैंक थी उसके अकॉर्डिंग फिर मेरे को बुलाया गया, फिर हमारा वहाँ पे इंटरव्यू हुआ, फिर उसके बाद दूसरी लिस्ट आई, फिर एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे रिटन, फिर उसके बाद इंटरव्यू में, तो सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा था। फिर उसके बाद जब पेमेंट हो गया, मतलब एडमिशन फ़ी मैंने पे कर दिया विच वॉज अराउंड 70,000, उसके बाद हमें कॉलेज बुलाया गया। तो हमें उस टाइम पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि क्यों कॉलेज बुलाया गया, बस हमें कॉल आया और ये बोला गया कि अगर आप इस डेट पे कॉलेज नहीं आते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो फिर हम कॉलेज गए, फिर वहाँ जाने के बाद हमें एक बॉन्ड दिया गया जिस पे हमें साइन करना था। उस बॉन्ड पे ये लिखा था कि अगर हम बीच में अपना कोर्स डिसकंटिन्यू करते हैं तो हमें पूरे साल की फ़ी पे करनी पड़ेगी। मीन्स अगर हमारे 4 साल का जो 4 साल के कोर्स का जो फ़ी है दैट वाज 4,20,000 जो कि फ़ीस थी, बट सेमेस्टर टू सेमेस्टर थोड़ी बहुत इंक्रीज़ हो गई। सिंस एडमिशन फ़ी पे कर चुके थे जो कि 70,000 था अमाउंट, और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतना अमाउंट इस तरीके से वेस्ट करना बहुत बड़ी बात है और पैसा भी रिफ़ंड होने वाला नहीं था। साथ ही साथ उससे बड़ी ये प्रॉब्लम थी कि इस नोटरी या फिर कोई इस बॉन्ड को साइन कराने के पहले, जैसे कि मैंने कहा, एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था ऑलमोस्ट, सिर्फ क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई थी। तो एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे हमसे हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी ले लिए गए थे, ऐसा बोल के कि वेरिफिकेशन होगा। बट एक बार ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद हमें ये बोला गया कि अब ये डॉक्यूमेंट कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही हमें हमारी डिग्री के साथ रिटर्न मिलेगा। तो वैसे तो जिन बच्चों को ये कोर्स कंप्लीट करना था, जो पूरे मन के साथ आए थे, उनके लिए तो ये प्रॉब्लम नहीं था, बट मैं जो कि एक मतलब क्या कहूँ, मेंटली, फिजिकली, सोशली, मतलब हर एक लाइफ के एस्पेक्ट से मैं सिर्फ और सिर्फ नीट देना चाह रही थी और मुझे मेडिकल फील्ड में एंटर होना था एज अ डॉक्टर, ना कि एज अ नर्स और समथिंग एल्स। तो मेरे लिए ये चीज़ें काफ़ी हेक्टिक और मतलब क्या कहूँ, अब उस चीज़ों को मैं डिस्कस नहीं करना चाहती अपने आप को एग्जाम्पल सेट करके, अपना एग्जाम्पल सेट करके। तो बट मैं एक कॉमन बात बताऊँ तो मेरे केस में ये हुआ था कि हमसे एडमिशन फ़ी पे करा ली गई,
एडमिशन के टाइम पे वेरिफिकेशन के लिए हमसे हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लिए गए एंड देन हमसे नोटरी साइन कराई गई, बॉन्ड साइन कराया गया, जिस पे ये लिखा था कि अगर हम 4 साल के पहले सीट छोड़ते हैं तो हमें पूरी फ़ी पे करनी पड़ेगी पूरे 4 साल की, मतलब कोर्स बीच में डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। इनडायरेक्टली ये था, मतलब उनके साइड से डिसकंटिन्यू करने का परमिशन था, लेकिन उसके लिए ये उन्होंने कंडीशन रखी थी कि हमें पूरी फ़ी पे करनी होगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनके पास थे, जो कि इतनी मतलब कॉलेज का जो भी रूल रेगुलेशन और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का बिहेवियर देख के इतना तो पता चल गया कि वो इतना ईजिली डॉक्यूमेंट रिटर्न नहीं करेंगे जब तक कि हम पूरी फ़ी पे नहीं करेंगे। तो बीच में स्मूथली डिसकंटिन्यू करने का जो एक रास्ता था मेरे पास, वो तो वहीं पे बंद हो गया जिस पॉइंट पे मैंने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट किए और जिस पॉइंट पे मैंने बॉन्ड साइन किया। तो अब बात आती है कि अदर कॉलेजेस में क्या बॉन्ड हो सकते हैं। तो पहला बॉन्ड तो यही हो सकता है कि पहले वो आपसे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लें और फिर उसके बाद वो आपसे बॉन्ड साइन करा लें कि अगर आप बीच में डिसकंटिन्यू करते हो तो आपको पूरे साल की फ़ी पे करनी होगी, या फिर आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनके पास जमा हो तो वो आपसे पेनल्टी ना ले, बट वो ये बोले कि आपको डॉक्यूमेंट 4 साल के पहले रिटर्न नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके का कुछ प्राइवेट कॉलेजेस का बॉन्ड होता है जो आपको इन्फॉर्म तो किया जाएगा, बट वो तब इन्फॉर्म करेंगे जब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी रहेगी। तो जनरली समराइज़ करूँ या कंक्लूड करूँ इस डिस्कशन को, तो ये कंक्लूज़न निकलता है कि बॉन्ड के नाम पे, सीट लिविंग बॉन्ड के नाम पे कॉलेज आपको ये बोल सकता है कि आप अगर कोर्स बीच में डिसकंटिन्यू करते हो तो आपको पूरे कोर्स ड्यूरेशन, जो कि बीएससी नर्सिंग का 4 साल का कोर्स होता है, आपको पूरे ड्यूरेशन की फ़ी पे करनी होगी। उसके बाद ही आप कोर्स को डिसकंटिन्यू कर सकते हो। और सिंस अगर वो आपको पूरा फ्री कर रहे रहेंगे, फ्रीडम दे के रखेंगे, तो आप कभी भी डिसकंटिन्यू कर सकते हो। तो इसलिए एज अ गारंटी वो आपसे आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले सकते हैं बोल के कि हम वेरिफिकेशन के बाद दे देंगे, बट इनकेस वो नहीं दिए तो आप क्या करोगे। तो इसलिए आप एडमिशन लेने के बाद अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करते टाइम या कोई भी बॉन्ड साइन करते टाइम एक बार अपने पेरेंट्स से ज़रूर डिस्कस कर लेना कि आप एक्चुअल में नीट करना चाहते हो। आपको सिंस अगर आपके पास सब कुछ स्मूथली चल रहा है, आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ना लिए जाएं और आपको ये फ्रीडम मिल जाए कि अगर आप जिस दिन नीट क्रैक कर लोगे, आप बीच में बीएससी नर्सिंग का कोर्स डिसकंटिन्यू करके नीट के लिए मतलब एमबीबीएस या बीएमएस के लिए जा सकते हो, तब तो भाई ठीक है, वेल एंड गुड, आप बीएससी नर्सिंग को एज अ बैकअप प्लान रख सकते हो। बट इन केस अगर आपको ये मजबूर कर दिया जा रहा है कि नहीं आपको ये कोर्स कंप्लीट करना ही करना है, बट आप नहीं करना चाहते हो, तो प्लीज़ एक बार इस कोर्स में आने के पहले अपने पेरेंट्स से ज़रूर अच्छे से बात कर लेना, एक बार और आखिरी कोशिश करना उनको समझाने के लिए। एंड साथ ही साथ मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपका बच्चा चाहता है नीट क्रैक करना, मेडिकल फील्ड में एंटर होना एज अ डॉक्टर, तो एक चांस उसको ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट ईयर वो नहीं कर पाता है या नहीं कर पाती है तो कोई इशू नहीं है, जो एडमिशन आप उसका इस साल बीएससी नर्सिंग में करा रहे हैं वो एडमिशन आप नेक्स्ट ईयर भी करा सकते हैं। और ये मानना कि अरे 1 साल में बहुत लेट हो जाएगा, पूरी ज़िंदगी रिग्रेट करने से बेटर है कि आप 1 साल का टाइम ले लो और सही डिसीज़न लो। बस मैं यही कहना चाहूँगी। बाकी आपको क्या सही लगता है, आपका क्या रिव्यू है या फिर आपका क्या सेल्फ परसेप्शन है, वो तो आप खुद डिसाइड करेंगे। तो मतलब कि आपका पहला जो पेनल्टी हो सकता है या फिर पहला सीट लिविंग बॉन्ड ये हो सकता है कि आपको पूरी फ़ी पे करनी रहे और आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कॉलेज में सबमिट रहे। सेकेंड चीज़ ये है कि अभी उत्तर प्रदेश, जो बच्चे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं उनके लिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अभी नीट में एनएमसी ने एक नोटिस रिलीज़ करी है कि जो बच्चे, जैसे होता था कि उत्तर प्रदेश में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते थे और फिर उसके बाद वो बीच में मतलब वो एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज के लिए है, मेनली वो एमबीबीएस और बीडीएस के लिए है, लेकिन नीट के साइड से मतलब एनएमसी के साइड से नोटिस आई है नीट वाले बच्चों के लिए और स्पेशली उत्तर प्रदेश के स्टेट के लिए आई है। तो इसलिए मैं नर्सिंग वालों को भी ये नोटिस उनके सामने भी हाईलाइट करना चाहती हूँ। तो नोटिस कुछ इस तरीके से है कि जैसे कि होता क्या था कि बच्चे एडमिशन ले लेते थे प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज में या फिर डेंटल कॉलेजेस में, एंड देन फिर वो साथ ही साथ नीट के लिए प्रिपेयर करते रहते थे और जब उनको अच्छा मार्क्स आ जाता था, उनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होने के चांसेस हो जाते थे, तो वो कोर्स को बीच में डिसकंटिन्यू कर देते थे। तो ऐसा ना हो इसलिए एनएमसी ने पहले पेनल्टी उनसे ली जाती थी। तो जो बच्चा एमबीबीएस कॉलेज एफर्ट कर सकता है, प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज, वो कहीं ना कहीं पेनल्टी दे लेता था। बट अभी एनएमसी के साइड से ये नोटिस आ गई है कि अगर कोई भी उत्तर प्रदेश में नीट की काउंसलिंग करा के एमबीबीएस और बीडीएस मीन्स डेंटल में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स अगर बीच में कोर्स डिसकंटिन्यू करते हैं या फिर वो
मतलब कॉलेज अलॉट होने के बाद एडमिशन नहीं भी कराते हैं तो उनको नेक्स्ट ईयर नीट 2025 की जब काउंसलिंग होगी तो उस काउंसलिंग में डिटेन कर दिया जाएगा। मतलब वो बच्चे नीट 2025 की काउंसलिंग में अपीयर नहीं हो सकते। तो अगर ये एनएमसी के साइड से एमबीबीएस और डेंटल के लिए आया है तो मैं जो बच्चे उत्तर प्रदेश में नीट की काउंसलिंग के थ्रू उन नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं जिसमें एडमिशन नीट के मार्क्स के बेसिस पे हो रहा है, तो आप प्लीज़ एडमिशन के पहले कॉलेज से ये क्लैरिफाई कर लेना कि उनके साइड से कोई इस तरीके का बॉन्ड तो नहीं है कि मान लो अगर मतलब ऐसा कुछ होता है तो आपको नेक्स्ट ईयर नीट 2025 की काउंसलिंग में प्रॉब्लम आए। या तो एक बार आप कॉलेज में मतलब एडमिशन लेने के पहले कॉलेज विजिट कर लेना और वहाँ पे जो भी आपका बॉन्ड है उस बॉन्ड के बारे में ज़रूर एक बार पूछ लेना। वैसे तो एक ड्रॉबैक ये है कि एडमिशन के पहले कॉलेज कोई भी बॉन्ड के बारे में आपको एग्जैक्ट और ऑथेंटिक आंसर नहीं देगा, इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, लेकिन आप अपने साइड से पूरी कोशिश एक बार कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में ना मेन मोटो ये है कि किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अपने साइड से पूरी कोशिश कर लो, फिर बाद में रिजल्ट जो आता है, सिचुएशन जो होता है वो तो बाद की बात है, उसमें कुछ कर भी नहीं सकते, बट अपने साइड से पूरी कोशिश कर लेना। जनरली बॉन्ड ये होता है कि या तो आपको पूरे 4 साल की फ़ीस पे करनी पड़ेगी, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर कॉलेज के पास सबमिट है तो वो जब तक आप उनको पूरा पेनल्टी पे नहीं करते हो कोर्स डिसकंटिन्यू करने का तब तक वो आपको रिटर्न नहीं करेंगे। तो आपको भी पता है कि अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे तो आप नीट में फिर काउंसलिंग में अपीयर नहीं हो सकते। और दूसरी चीज़ ये, अगर आप नीट के थ्रू काउंसलिंग करा के बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस में आ रहे हो तो एक बार उनके साइड से क्या है, क्या क्राइटेरिया है बॉन्ड का, जो कॉलेज नीट के मार्क्स को कंसीडर कर रहे हैं फॉर एडमिशन, उनसे एक बार ज़रूर वहाँ कॉलेज में विजिट करके आप पता कर लेना। क्योंकि देखो, अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे या फिर आप पे कुछ ऐसा एक्शन ले लिया जाए जिसकी वजह से आप नीट 2025 के काउंसलिंग में अपीयर ही नहीं हो सकते, तो फिर क्या फ़ायदा ना आपके इस पूरी मेहनत का। तो इससे बेटर है कि आपको जब नीट देना ही है तो आप कंप्लीट ड्रॉप लेकर के नीट 2025 की तैयारी करो, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी रहेगी, कोई मेंटल स्ट्रेस भी नहीं रहेगा। बस हाँ, ये है कि बहुत सारी फैमिली ऐसी है कि जैसे कि नीट 2024 का स्कैम देखने के बाद वो कंप्लीट ड्रॉप के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स का कंसर्न भी वैलिड है, क्योंकि जिस तरीके का स्कैम हुआ है, फिर मतलब जो फाइनल रिजल्ट और काउंसलिंग स्टार्ट होने के बीच जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो भी जिस तरीके से ये चीज़ें चली हैं, केस चला है, और जितना भी मतलब फाइनल रिजल्ट, फाइनल कंक्लूजन आने में, फाइनल डिसीजन आने में जो टाइम लगा है, उसके बाद पेरेंट्स कहीं ना कहीं यही सोच रहे हैं कि बस कोई भी कोर्स मिले और जल्दी से जल्दी उनका जो बच्चा है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। तो उनका कंसर्न भी ठीक है, लेकिन जो गोल होता है, जो ड्रीम होता है, कहीं ना कहीं वो बहुत ही आई फील दैट कि मतलब अगर आप अपने गोल को पाने के लिए अपनी मेहनत ना कर पाओ ना, तो वो ज़्यादा रिग्रेटफुल होता है इन कंपैरिजन टू कि आपने मेहनत किया बट वो आपको मिला नहीं। तो बस इसलिए ये सारी चीज़ें थी जो आप एडमिशन लेने के पहले या फिर पार्शियल ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो सीट लिविंग बॉन्ड के बारे में एक बार ज़रूर अच्छे से पता कर लेना उस स्पेसिफिक कॉलेज से जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। मैंने अपने साइड से सीट लिविंग बॉन्ड के बारे में जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकती थी मैंने देने की पूरी कोशिश की है, बट स्टिल अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट मेंशन कर सकते हैं, एज वेल एज मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स कमेंट सेक्शन में हमेशा पिन करती हूँ, आप उसके थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।